दोस्तों बीएड और ऐसे डीएलएड अभ्यर्थी जिन्होंने ग्रेजुएशन प्लस डीएलएड किया हुआ है उनकी एक हमेशा शिकायत रहती थी कि अपर प्राइमरी का टेट देने का मौका तो मिलता है लेकिन अपर प्राइमरी की भर्ती में सम्मिलित होने के लिए कोई भी भर्ती का विज्ञापन जारी नहीं होता है। चाहे आप केंद्रीय स्तर पर केवीएस की बात कर लें, एनबीएस की बात कर लें, ईएमआरएस की बात कर लें या फिर राज्य स्तरीय शिक्षक भर्ती की बात कर लें। अपर प्राइमरी अंतिम बार 2013 में आई थी उत्तर प्रदेश में और उसके बाद से 13 साल हो चुके हैं, अब तक कोई भी भर्ती का विज्ञापन जारी नहीं हुआ है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के माध्यम से आयोजित होने वाली एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती में भी केवल टीजीटी और पीजीटी की भर्ती हमें देखने को मिलती है। वहाँ पर भी बहुत सारे ऐसे विद्यालय हैं जो कि 6 से लेकर के 10 तक वहाँ पर विद्यालय चलते हैं, 6 से लेकर के 12 तक, लेकिन 6 से लेकर के 10 तक वाले कैडर को आपस में मर्ज करके और इसी के तर्ज पर केवीएस में, एनवीएस में और ईएमआरएस में भर्तियां की जाती हैं जिसमें 6 से 10 वाला कैडर मर्ज है। अगर आप केवीएस की बात करें तो उसमें 1 से लेकर के 12 तक की कक्षाएं चलती हैं। अपर प्राइमरी की कोई वैकेंसी आ नहीं रही है, तो आखिर उन बच्चों को पढ़ा कौन रहा है? और अगर केवल बीएड के अभ्यर्थियों को मौका मिल रहा है टीजीटी में, जो कि दोनों को मर्ज कर दिया गया, तो निश्चित तौर पर डीएलएड वाले अभ्यर्थियों के साथ ये गलत हो रहा था, क्योंकि एनसीईटी की गाइडलाइन के हिसाब से ऐसा कैंडिडेट जो कि ग्रेजुएशन प्लस डीएलएड हो उनको भी अपर प्राइमरी की शिक्षक भर्ती में सम्मिलित होने का मौका मिलता है। अब अभ्यर्थियों ने जब मामले को कोर्ट में वो ले गए तो कोर्ट के हस्तक्षेप के बाद से अब उत्तर प्रदेश में नियम बदला है और अब उम्मीदें जगी हैं कि 6 से 8 वाली शिक्षक भर्ती के रास्ते प्रशस्त हो सकते हैं। क्या है पूरा मामला? अगर आप भी बीएड और डीएलएड हैं तो ये वीडियो देखना आपके लिए बेहद जरूरी हो सकता है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नीरज, आप देख रहे हैं कैरियर बिट यूट्यूब चैनल। अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। जैसा कि आपको ज्ञात होगा, एलटी ग्रेड की जो लास्ट वैकेंसी आई थी उसमें अभ्यर्थियों के द्वारा माननीय इलाहाबाद हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया गया था, ये कहते हुए कि साहब यहाँ पर सैकड़ों की संख्या में ऐसे विद्यालय हैं जहाँ 6 से लेकर के 12 तक की कक्षाएं चलती हैं, वहाँ पर जो अपर प्राइमरी की वैकेंसी है उसको नहीं निकाला जा रहा है और टीजीटी के माध्यम से बीएड अभ्यर्थियों से ही वहाँ पर अध्यापन का कार्य कराया जा रहा है। अपर प्राइमरी की वैकेंसी में सम्मिलित होने के लिए न्यूनतम जो योग्यता है या तो डीएलएड प्लस अपर प्राइमरी का टेट और प्लस ग्रेजुएशन, या तो ग्रेजुएशन प्लस बीएड और अपर प्राइमरी का टेट होना अनिवार्य है। अगर यही बीएड कैंडिडेट जो कि एलटी के माध्यम से पढ़ा रहे हैं कक्षा 6 से 8 तक, तो उनका अपर प्राइमरी का टेट क्यों नहीं मांगा जा रहा है, जो कि एनसीईटी की गाइडलाइन के अगेंस्ट में है। इन सबके बाद से माननीय हाईकोर्ट ने भी उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से इसके संबंध में जानकारी मांगी और उत्तर प्रदेश शासन को निर्देशित किया कि ये दोनों कैडर अलग होना चाहिए और अगर आप अलग नहीं कर रहे हैं तो एटलीस्ट आप इसमें अपर प्राइमरी का टेट क्वालिफाई मांगिए। उन सबके बाद से ये महत्वपूर्ण फैसला लिया गया। आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, ऐसे राजकीय हाई स्कूल और राजकीय इंटर कॉलेज जहाँ पर कक्षा 1 से लेकर के 5 और 6 से लेकर के 8 तक की कक्षाएं संचालित हैं, वहाँ पर अध्यापन कार्य के लिए शिक्षकों की शैक्षिक अर्हता के संबंध में निर्णय लिया जाना प्रस्तावित है। तो ये चीज़ें हलचल के तौर पर अब शिक्षा विभाग में हो रही हैं, जिस पर कोई बात नहीं करने वाला था, लेकिन माननीय कोर्ट के हस्तक्षेप के माध्यम से अब 6 से 8 वाली बातों पर भी अमल किया जा रहा है और ये अभी राजकीय विद्यालयों में बहुत जल्द आपको, जैसे अगर हम लोग परिषदीय उच्च प्राथमिक विद्यालयों की बात करें तो वहाँ पर तो नियमावली ही बदल दी गई है, तो अगर आप उसके संबंध में भी आवाज़ उठाएंगे तो अपर प्राइमरी की भी वैकेंसी आ सकती है। अब ये वाला जो राजकीय विद्यालय है इसमें क्या कुछ महत्वपूर्ण बदलाव हुआ है और सिलेबस में और साथ ही साथ पैटर्न में, उसके बारे में भी आपको जानना बेहद जरूरी है। देख सकते हैं आप, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के माध्यम से जो पहले नियमावली थी एलटी ग्रेड की उसको बदल दिया गया है और अब इसको क्या नाम से जाना जाएगा? उत्तर प्रदेश अधीनस्थ शिक्षा प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी सेवा सप्तम संशोधन नियमावली 2026। यहाँ पर देख सकते हैं यह नियमावली उत्तर प्रदेश अधीनस्थ शिक्षा सेवा 2026 कही जाएगी। यह तुरंत प्रवृत्त होगी, मतलब कि ये नियमावली जो है वो अब लागू हो चुकी है। अब इसमें क्या कहा गया है देखिए, उक्त नियमावली में विद्यमान नियम 8 के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाएगा। मतलब कि नियम 8 क्या था? शैक्षणिक अर्हता से संबंधित था। अब अलग अलग विषयों के लिए एलटी ग्रेड की जो भर्ती का विज्ञापन जारी होता है, जैसे सामाजिक विज्ञान देख सकते हैं आप, इसके अलावा अंग्रेजी देख सकते हैं आप, तो इन सब के बाद से अब ये जो नया वाला प्रस्ताव है इसको वहाँ पर रख दिया जाएगा। एक चीज़ और आप विशेष तौर पर ध्यान दीजिए, जहाँ पर पहले विषय केवल मेंशन किया गया था कि सामाजिक विज्ञान, उसके नीचे अब हाई स्कूल 9 व 10 के लिए ये क्लियर मेंशन किया गया है। आप सभी सब्जेक्ट्स में देख सकते हैं, आप 9 व 10 के लिए मेंशन कर दिया गया है। अब इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जो विवाद था एलटी में वो विवाद समाप्त हो चुका है और अब
ये क्लियर हो चुका है कि एलटी की जो भर्ती आएगी वो केवल 9 से 10 के लिए आएगी। और अगर ऐसे विद्यालय जिनकी संख्या सैकड़ों में है, अगर उनमें 6 से 8 वाले विद्यालयों में शिक्षकों की जरूरत पड़ेगी तो अब उनके लिए अलग से भर्ती के रास्ते खुल सकते हैं, क्योंकि ये जो 9 से 10 वाला है उसके लिए केवल नियमावली है, और 6 से 8 वाला जो है उसके लिए हो सकता है कि जल्द नियमावली जारी की जा सकती है। तो निश्चित तौर पर एक बहुत बड़ी जीत है, ना सिर्फ बीएड वाले अभ्यर्थियों के लिए बल्कि डीएलएड वाले अभ्यर्थियों के लिए भी। और ये होना बहुत जरूरी है, क्योंकि वर्षों से केवीएस में भी, एनवीएस में भी, ईएमआरएस में भी यही प्रक्रिया चली आ रही है, जहां पर टीजीटी कैडर में ही अपर प्राइमरी और टीजीटी को शामिल कर दिया जाता है, जबकि अपर प्राइमरी का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अलग है। बिना डीएलएड अभ्यर्थियों को मौका दिए वर्षों से उनके अधिकारों का हनन किया जा रहा है, क्योंकि टीजीटी में जब मर्ज कर दिया गया तो टीजीटी में बीएड को वो मांग लेते हैं और अपर प्राइमरी का टेट मांग लेते हैं। केवीएस की मैं बात कर रहा हूँ, ईएमआरएस में भी यही होता है और एनवीएस में भी यही होता है। जब आप दोनों कैडर को अलग कर देंगे तो डीएलएड जो कि ग्रेजुएशन प्लस डीएलएड होंगे और अपर प्राइमरी का टेट क्वालिफाई होंगे, वो 6 से 8 में तो जा ही सकते हैं एनसीटी की गाइडलाइन के हिसाब से। तो फिर आप उनको मौका क्यों नहीं दे रहे हैं, अलग से वैकेंसी आप क्यों नहीं निकाल रहे हैं? बहुत सारे बीएड कैंडिडेट्स ऐसे होते हैं जिनका टीजीटी में सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन नहीं बन पाता है, इसकी वजह से वो आवेदन नहीं कर पाते हैं, तो वो ना तो इधर के रहते हैं और ना ही उधर के। अगर दोनों कैडर को अलग कर दिया जाए तो हो सकता है कि अपर प्राइमरी की वैकेंसी में सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन में थोड़ा सा डाइल्यूट किया जाए और वहां पर बीएड कैंडिडेट जिनका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन नहीं बन रहा था उनको भी मौका मिल सकता है। तो ये बहुत बेहतर कदम हो सकता है। निश्चित तौर पर उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के माध्यम से एलटी में ये बदलाव हो रहे हैं, और निश्चित तौर पर ये अब आप सभी को आवाज़ उठानी चाहिए केवीएस, एनवीएस और ईएमआरएस में भी, क्योंकि वहां पर भी यही व्यवस्था लागू है। जब तक आप अपनी आवाज़ उठाएंगे नहीं तब तक कोई सुनने वाला नहीं है। शिक्षा व्यवस्था किस तरीके से है देश प्रदेश की या फिर पूरे भारत की, वो किसी से छुपा नहीं है। अभ्यर्थियों को इतने दिन धरने पर बैठना पड़ता है केवल एक जवाबदेही तय करने के लिए कि नीट का पेपर क्यों लीक हुआ था। तो ये सारी चीज़ें हैं, और जब तक आप आवाज़ नहीं उठाएंगे तब तक कोई सुनने वाला नहीं है। इसी तरीके से चीज़ें चलती रहेंगी। उत्तर प्रदेश में अभ्यर्थियों ने आवाज़ उठाया, इस वजह से कैडर अलग अलग किया जा रहा है। अगर आप केवीएस, एनवीएस, ईएमआरएस में भी आवाज़ उठाएंगे तो वहाँ पर भी चीज़ें हो जाएंगी। अगर आप उत्तर प्रदेश के परिषदीय उच्च प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षक भर्ती की मांग करेंगे तो वहाँ पर भी चीज़ें हो जाएंगी, क्योंकि नियमावली में परिवर्तन करके 100% सीटों को केवल और केवल प्रमोशन से भरने की व्यवस्था कर दी गई है, जो कि पूरी तरीके से गलत है। निश्चित तौर पर प्रमोशन होना जरूरी है, जो कि पहले से कार्यरत शिक्षक हैं, लेकिन क्या 100% सीटों पर? 50% सीटों पर आप प्रमोशन दीजिए, बाकी 50% आप डायरेक्ट रिक्रूट कीजिए जो कैपेबल होगा। अगर प्राइमरी में वो शिक्षक है और अगर वो कैपेबल है तो वो उसमें सम्मिलित होकर के अपना डायरेक्ट प्रमोशन ले लेगा या फिर डायरेक्ट रिक्रूट हो जाएगा, या फिर बीएड कैंडिडेट को एटलीस्ट आप मौका तो दीजिए। और इसी तरीके से केवीएस, एनवीएस में आप डीएलएड कैंडिडेट को तो मौका दीजिए। जिस तरीके से एलटी में मौका नहीं मिल रहा था डीएलएड अभ्यर्थियों को, अब अगर 6 से 8 वाला कैडर अलग बनता है तो निश्चित तौर पर एनसीटी की गाइडलाइन के हिसाब से उनको मौका मिल सकता है, जो अब तक नहीं मिलता रहा है। और इसी तरीके से केवीएस, एनवीएस, ईएमआरएस में भी व्यवस्था लागू होनी चाहिए। जब तक आवाज़ नहीं उठाएंगे तब तक कोई सुनने वाला नहीं है। उम्मीद करता हूँ आप सभी के डाउट क्लियर हो गए होंगे। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।